लास्ट 20 ईयर्स से मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आप सभी स्टूडेंट्स आज जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग करने से पहले सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि लाइफ में एक बात ध्यान रखिए, या तो आप लोगों को सीए बनना है या फिर आपको इस लायक बनना है कि इन सीए लोगों को अपने यहाँ पर जॉब पर रख सकें या इन्हें हम लोग वर्क प्रोवाइड कर सकें, राइट। चलिए बेटा स्टार्टिंग करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स डिवीजन में, उनमें से सबसे आसान, सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। जनरली स्टूडेंट्स 90 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, अगर इनके कंसेप्ट क्लियर हैं, फंडामेंटल्स क्लियर है तो बेसिक कंसेप्ट्स में शुरुआत में आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। सबसे पहले 11th और 12th के दौरान शायद आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी होगी, और ऑब्वियस पढ़ी होगी अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो। 11th और 12th में जो अकाउंट्स आप लोगों ने पढ़ी थी, ये अकाउंटिंग थी एक ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, एक ऐसी कंसर्न जो गुड्स को परचेज करने के बाद इसे मार्केट में वापस से सेल करती है। तो किसी भी ट्रेडिंग कंसर्न के लिए जो अकाउंटिंग का सिस्टम है, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फाउंडेशन लेवल पर शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर भी हम लोग अकाउंटिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं, बट यहाँ हम लोग बातचीत करेंगे किसी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में, एक ऐसी कंसर्न जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद इसे मार्केट में सेल करती है। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए जो अकाउंटिंग का सिस्टम है, इसी सिस्टम को कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। सो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द डाटा रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ओनली। यानी कि आज की क्लास से लेकर लास्ट तक जितना भी हम लोग बातचीत यहाँ पर करने वाले हैं, ये हम लोग बातचीत करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां प्रोडक्ट बनाया जाए और इस प्रोडक्ट को बनने के बाद मार्केट में सेल किया जाए। तो चलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट में आज हम लोग बातचीत करते हैं छोटी सी टर्म, और ये है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है बेटा? कॉस्ट का मतलब है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर हम लोग इनकर करते हैं, सभी एक्सपेंडिचर का सम, ये कहलाता है कॉस्ट। सो कॉस्ट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर incurred to produce a product in industry. For example, माना कि हमें अपनी इस इंडस्ट्री में एक पेन बनाना है और इस पेन की बनाने की कॉस्ट हमें डिटरमाइन करनी है। तो जिस दिन से हमने पेन बनाना शुरू किया और जब ये पेन बनकर कंप्लीट हो गया और जब तक ये मार्केट में सेल नहीं हो गया, तब तक जितना एक्सपेंडिचर हमने इनकर किया, सभी एक्सपेंस को अगर ऐड करें तो यही इस पेन की कॉस्ट कहलाएगी, राइट। तो कॉस्ट का मतलब क्या है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। बेटा ये जो एक्सपेंडिचर हमें इनकर करने हैं, इन एक्सपेंस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द वन इज रियल एक्सपेंस एंड द सेकंड वन इज नॉशनल एक्सपेंस। रियल एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जिनका हमें किसी एक्सटर्नल पर्सन को, किसी बाहर के आदमी को एक सर्टेन अमाउंट पे करना हो, इन्हें बोलते हैं रियल एक्सपेंस। नॉशनल एक्सपेंस का मतलब है ऐसे एक्सपेंस जिसका हम लोग किसी अदर पर्सन को कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इन एक्सपेंस को हम लोग अपनी टोटल कॉस्ट का पार्ट मानते हैं, इन्हें कहा जाता है नॉशनल एक्सपेंस। बड़े ये जो रियल एक्सपेंस है, इन्हीं को हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। एक्सटर्नल पर्सन को पे की जाने वाली कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जब ये जो नॉशनल एक्सपेंस हैं, इन्हें हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इंप्लाइड, नॉट एक्चुअल। ये जो रियल एक्सपेंस है,
इन्हीं को हम लोग आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। आउट ऑफ पॉकेट, अपनी जेब से कोई अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, राइट। कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि व्हिच एक्सपेंस आर टू बी कंसीडर्ड एज रियल एक्सपेंस एंड व्हिच आर टू बी कंसीडर्ड एज नॉशनल एक्सपेंस। नाउ एक बात बताइए, अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री में ये पेन बनाते हैं तो इस पेन को बनाने के लिए हमें चाहिए प्लास्टिक एंड इंक। ये प्लास्टिक और इंक हमारे लिए है मटेरियल, और जब भी हम लोग अपनी इंडस्ट्री के अंदर ये पेन बनाएंगे तो हमें सप्लायर से प्लास्टिक और इंक यानी मटेरियल परचेज करना होगा। तो ये बताइए कि सप्लायर को हमें इसके बदले में कोई पेमेंट करना होगा, या सप्लायर में कहेगा नहीं भैया आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, पेन बना रहे हो तो हमारे यहाँ से प्लास्टिक फ्री में ले जाओ। ऑब्वियसली हमें इसके लिए पेमेंट करना होगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल हम लोग यूज में लेते हैं, इसके लिए हमें सप्लायर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट करना होता है। तो मटेरियल की कॉस्ट हमारे लिए क्या हो गई, एक रियल एक्सपेंस हो गया, रियल कॉस्ट हो गई। नाउ इस पेन को बनाने के लिए हमें चाहिए अपनी इंडस्ट्री में कुछ वर्कर्स। क्या ये वर्कर हमारी इंडस्ट्री में फ्री में काम करेंगे? बोले नो सर, इस वर्कर को काम करने के बदले में, इनकी एफिशिएंसी यूटिलाइज करने के बदले में हमें इन्हें सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट करना होगा, एंड दिस अमाउंट इज नोन एज वेजेस और लेबर। तो ऑब्वियस है कि लेबर की जो कॉस्ट है, ये लेबर कॉस्ट भी हमारे लिए क्या होगा, एक रियल एक्सपेंस होगा। बट अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री में ये पेन किसी मशीन पर बना रहे हैं, मशीन को चलाने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी या पावर, तो बताओ ना यार, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से क्या हमारे पास हर महीने कोई बिल आएगा जिसका हमें पेमेंट करना है, या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी फ्री में सप्लाई करेगी? तो ऑब्वियस अगर ये बिल का पेमेंट करना है तो ये पावर की कॉस्ट भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक रियल एक्सपेंस। बट अगर मशीन की रिपेयरिंग हम लोग करा रहे हैं तो रिपेयरिंग की कॉस्ट भी क्या हो गई, रियल एक्सपेंस हो जाएगी। अगर हमने इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस भी क्या हो जाएगा, रियल एक्सपेंस। अगर कैरीज इनवर्ड या कैरीज आउटवर्ड है तो वो भी रियल एक्सपेंस होगा। रॉयल्टी का पेमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये भी रियल एक्सपेंस होगा। वाटर एक्सपेंस अगर हमारे यहाँ है तो भी रियल एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट अगर हम लोगों ने करवाया तो ये भी हमारे लिए रियल एक्सपेंस है। सो हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेंस रिपीटेड, सैकड़ों खर्चे होंगे जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को बनाकर बेचने के लिए हमें रिक्वायर्ड है, और इन सभी एक्सपेंस का अगर हम लोग वास्तव में पेमेंट कर रहे हैं तो इन एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल एक्सपेंस। ना नॉशनल एक्सपेंस और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? बेटा ऐसे एक्सपेंस जिसका हम लोग किसी एक्सटर्नल पर्सन को कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इन्हें हम लोग अपनी टोटल कॉस्ट का पार्ट मानते हैं, इन एक्सपेंस को कहा जाता है नॉशनल एक्सपेंस। जैसे एग्जांपल के रूप में, अगर हमारी अपनी खुद की प्रीमाइसेस है, अगर हमारी खुद की बिल्डिंग है, क्या हमें अपनी इस बिल्डिंग पर किसी को कोई रेंट पे करना होगा? नो। तो ऑब्वियस है कि ये रेंट अगर हमने अपनी टोटल कॉस्ट का पार्ट माना है, रेंट ऑफ ऑन प्रीमाइसेस, तो ये हमारे लिए एक नॉशनल एक्सपेंस होता है। बेटा इसी तरह से अगर हमने अपनी खुद की कैपिटल बिजनेस में लगा रखी है, क्या हमें किसी को इंटरेस्ट पे करना है? नो। तो ये इंटरेस्ट अगर हम लोगों ने अपनी टोटल कॉस्ट का पार्ट माना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमिलरली सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर। ये कुछ एक्सपेंस हैं जिनका हम लोग किसी एक्सटर्नल पर्सन को कोई पेमेंट नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी इन्हें टोटल कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, इन्हें कहा जाता है नॉशनल एक्सपेंस। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो नॉशनल एक्सपेंस है, इन नॉशनल एक्सपेंस को ओनली डिसीजन के समय ही टोटल कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग ओनली। लाइक हमें अपने प्रोडक्ट की सेल प्राइस डिसाइड करनी है, हमें कोई डिसीजन लेना है कि इस प्रोडक्ट को इस कस्टमर को बेचें या नहीं बेचें, कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें नहीं करें, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम लोग अपनी टोटल कॉस्ट का पार्ट अगर मानते हैं, टोटल कॉस्ट में इसे इंक्लूड करते हैं जस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉशनल एक्सपेंस कहा जाएगा। राइट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एक्सपेंस और नॉशनल एक्सपेंस। एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट।
एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय नॉशनल रेंट एंड व्हेन इट इज टू बी कंसीडर्ड अंडर कॉस्ट। तो वो सब डिसीजन लेने के समय जब लिया जाता है तो ये सब चीज आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंस हमारे यहाँ ऐसे हैं जिन्हें हम लोग कभी किसी भी कंडीशन में कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसे कौन से एक्सपेंस है? बेटा प्रोडक्शन शुरू होने से पहले अगर आपने कहीं से कैपिटल अरेंज की है या फिक्स एसेट्स वगैरह अरेंज किए हैं, प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर अपन इसको सेल कर दिया, सेल हो जाने के बाद अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो ये एक्सपेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं माने जाएंगे। इन्हें हम लोग फाइनेंशियल एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। सो देयर आर सर्टेन फाइनेंशियल एक्सपेंस which are never to be considered under cost। इन्हें कॉस्ट में कभी कंसीडर नहीं करना है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। बेटा इनकम टैक्स क्या है? जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसको बेच दिया, बेचने के बाद इनकम हुई, उस इनकम पर कोई टैक्स दिया, वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो इनकम के ऊपर टैक्स है, वो पर्सनल लायबिलिटी होगी कंपनी के ऊपर। ये इनकम टैक्स हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंस। इंटरेस्ट, बड़ा कोई लोन हमने लिया, कोई डिवेंचर्स अगर हमने इश्यू किया, उसका कोई इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये भी केवल और केवल डिसीजन के समय इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज इसको कभी इंक्लूड नहीं करते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा? प्रोडक्ट सेल हो जाएगा उसके बाद होगा, और इस डिविडेंड को कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना है। डोनेशन, बैड डेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, goodwill written off, discount on issue of debenture written off, these are certain expenses which are never to be considered under cost accounting। इन्हें कॉस्ट में कभी इंक्लूड नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फाइनेंशियल नेचर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये कॉस्ट का पार्ट नहीं माने जाते। तो एक छोटी सी टर्म हम लोगों ने अब तक डिस्कस की है और ये है कॉस्ट। कॉस्ट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल दीज रियल एंड नॉशनल एक्सपेंस। नॉशनल एक्सपेंस आर टू बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट, बट ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, इन्हें कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना है, राइट? चलिए बेटा एक काम करते हैं, इस कॉस्ट को हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे एक क्लासरूम है जिसमें लगभग 40 से 50 स्टूडेंट हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इन सभी स्टूडेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करिए। कई सारे तरीके हैं जैसे आप इन्हें डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक बॉयज अलग हो जाएं, गर्ल्स अलग हो जाएं, 2 ग्रुप बन सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अलग हो जाएं, इंग्लिश मीडियम के अलग हो जाएं, 2 ग्रुप बन सकते हैं। प्रॉपर सिटी में रहने वाले स्टूडेंट और आउटसाइड से आने वाले स्टूडेंट 2 ग्रुप बन सकते हैं। एरिया वाइज भी आप अलग अलग कर सकते हैं, नॉर्थ एरिया अलग हो जाए, साउथ अलग हो जाए, ईस्ट अलग हो जाए, वेस्ट अलग हो जाए। तो स्टूडेंट अल्टीमेटली उतने ही रहने वाले हैं, बट आपने उनको जो डिवाइड किया है, कैटेगराइजेशन किया, उसका तरीका आपका अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर है जिन्हें आप कॉस्ट का नाम दे रहे हैं, अगर इन टोटल एक्सपेंडिचर को आपको डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करना हो तो ये कैटेगराइजेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो इसी के लिए एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो नेक्स्ट वन इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट।
कैटेगराइज करना है तो उसके कई सारे तरीके हैं, जिसमें पहला पॉइंट हम लोग आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और ये है एलिमेंट वाइज। एलिमेंट के बेसिस पर हम लोग कॉस्ट को टोटल 3 कैटेगरी में यहां पर डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा, अगर ये पेन हमें अपनी इंडस्ट्री में बनाना है तो बताइए इसको बनाने के लिए हमें मेन एलिमेंट क्या चाहिए? तो डेफिनेटली प्लास्टिक एंड इंक, और इसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल। विदाउट अ मटेरियल यू कांट प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट। बिना मटेरियल के कोई प्रोडक्ट आप बना ही नहीं सकते। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मेन एलिमेंट चाहिए, ये मेन एलिमेंट हमें क्या चाहिए? ये है मटेरियल। चलिए एक बात बताइए, क्या आपने कभी लाइफ में गाजर का हलवा खाया? ऑब्वियस खाया ही होगा। क्या कभी आपने गाजर का हलवा बनते हुए देखा है? ऑब्वियसली। क्या आप में से किसी बच्चे ने ट्राई किया है? नो। फिर भी कुछ एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी ट्राई किया, अगर बातचीत करते हैं। बताइएगा गाजर का हलवा बनाने में मेन एलिमेंट क्या चाहिए? तो ऑब्वियस है गाजर, कैरेट, शुगर, मिल्क, घी, ड्राई फ्रूट्स, ये सभी क्या है? मटेरियल है। तो एक काम करते हैं, किसी एक संडे के दिन, विंटर वेकेशन में किसी एक संडे के दिन हम लोग ये सारे मटेरियल इकट्ठा करते हैं, एक जगह रख लेते हैं और फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं सब चेयर लगा के बैठ जाओ, देखते रहते हैं 3-4 घंटे में अपना आप गाजर का हलवा बनेगा। बोले सर अपना आप नहीं बनता है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो केवल मटेरियल से कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसके लिए कुछ वर्किंग करनी होगी, हमें अपनी एफिशिएंसी को पुट ऑन करना होगा, तब जाकर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो पाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ वर्कर्स, और ये वर्कर्स सबसे पहले क्या करेंगे? इस गाजर को पील करेंगे, छिलेंगे, किस देंगे, कढ़ाई में डालेंगे, घी डालकर उसे सेकेंगे, उसके बाद उसमें दूध डाला जाएगा, शक्कर डाली जाएगी, ड्राई फ्रूट डाले जाएंगे। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद 3-4 घंटे के बाद ये गाजर का हलवा बन पाएगा। तो मटेरियल के बाद जो सेकंड मेन एलिमेंट हमें चाहिए, इट इज नोन एज लेबर, राइट? अब अगेन बातचीत करते हैं संडे के बारे में, जिस दिन हम लोग गाजर का हलवा बना रहे हैं। बेटा सपोज करिए हम लोगों ने जितना भी मटेरियल चाहिए था एक जगह इकट्ठा किया। सबसे पहले हमने गाजर को छील दिया, किस दिया, कढ़ाई में डाल दिया, घी डालकर उसे काफी देर तक हिलाया, उसके बाद दूध डाल दिया, शक्कर डाल दी, ड्राई फ्रूट डाल दिए। 4 घंटे 5 घंटे हो गए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी प्रॉब्लम क्या आ रही है? गाजर का हलवा नहीं बन रहा है। अब प्रॉब्लम कहां हो गई? बेटा इस बार हमारे साथ प्रॉब्लम ये होगी कि हमने गैस ऑन नहीं किया, राइट? तो केवल मटेरियल और केवल लेबर से भी काम नहीं चलेगा। स्टिल देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस वी हैव टू इनकर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। अभी भी कुछ खर्चे हैं जो हमें इनकर करने होंगे, तब जाकर प्रोडक्ट बनेगा। इंडस्ट्री के अंदर मटेरियल और लेबर को छोड़कर ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस हैं जो अभी भी हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, रॉयल्टी, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, व्हाटएवर एक्सपेंस, जो एक्सपेंस मटेरियल में नहीं आ रहा है, जो एक्सपेंस लेबर में नहीं आ रहा है, उन सभी एक्सपेंस का आज एक काम करते हैं, थर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं और इसे नाम देते हैं अदर एक्सपेंसेस। Those expenses which are neither covered in material nor covered in labor, all these expenses will be covered under other expenses, right? So element के बेसिस पर कॉस्ट को हम टोटल 3 कैटेगरी में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये 3 पार्ट हमारे लिए होंगे मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में क्या आएगा? वो सभी एक्सपेंस जो मटेरियल में नहीं आ रहे हैं, वो सभी एक्सपेंस जो लेबर में नहीं आ रहे हैं, बाकी के बचे हुए सारे एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में आएंगे, राइट? चलिए बेटा थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं मटेरियल के बारे में। हम लोग अपनी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए हमें मटेरियल, मगर इनमें से भी कुछ पर्टिकुलर मटेरियल ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट में ही डायरेक्टली यूज में आएंगे। जैसे अगर ये पेन बनाते हैं, प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक इस पेन में डायरेक्टली यूज में आई है, बट इस मटेरियल को कहा जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। बट इस पेन को हम लोगों ने जिस मशीन पर बनाया, उस मशीन में अगर हमने लुब्रिकेंट ऑयल डाला, उस मशीन में अगर हमने स्पेयर पार्ट्स लगाए, तो लुब्रिकेंट ऑयल, वो स्पेयर पार्ट्स, वो भी क्या मटेरियल है,
तो इस मटेरियल को कहा जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल. सो दिस मटेरियल कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. द वन इज डायरेक्ट मटेरियल एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मटेरियल. पर यहां एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप एक पेन बनाते हैं तो जो इसमें प्लास्टिक लग रहा है, सपोज 5 रुपीज का प्लास्टिक लगता है, 2 पेन बनाएंगे तो ऑब्वियसली 10 रुपए का लगेगा, 10 रुपीज का. 3 पेन बनाएंगे 15 रुपीज, 4 पेन बनाएंगे तो 20 रुपीज. तो जैसे जैसे यूनिट चेंज होगी ये डायरेक्ट मटेरियल भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल हमेशा पर यूनिट के बेसिस पर इनकर्ड होता है. इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए ध्यान रखिए, यहां ये कंडीशन कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. जैसे एग्जांपल, इस पेन को हमने जिस मशीन पर बनाया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग एक पेन बना रहे हैं तो मशीन में एक ड्रॉप डाल देंगे ऑयल की, 2 पेन बनाएंगे तो 2 ड्रॉप, 3 पेन बनाएंगे 3 ड्रॉप, अगर 1 लाख पेन बनाना है तो उसको मशीन को पूरा ऑयल से भर देंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो इनडायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट बेसिस पे लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, बट डायरेक्ट मटेरियल में तो ये कंडीशन है कि ये पर यूनिट बेसिस पर ही लगेगा. राइट? एनी डाउट? नो? चलिए गुड. लेबर के बारे में बात करते हैं. एक बात बताइए, हमारी इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं, क्या हर एक वर्कर प्रोडक्ट बनाने का काम करता है? फॉर एग्जांपल वॉचमैन, क्या वॉचमैन प्रोडक्ट बनाता है? बोले नो, वो तो बाहर खड़ा रह के चौकीदारी करेगा, बाहर रह के केवल अपने को सुपरविजन करेगा, चेक करेगा. तो वॉचमैन यहाँ पर एक ऐसा वर्कर है जो प्रोडक्ट बनाने का काम नहीं कर रहा है. इसी तरह से हमारे इंडस्ट्री के अंदर परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, ये भी प्रोडक्ट बनाने का काम नहीं करते हैं. हमारे डायरेक्टर्स है, ये भी प्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं. तो लेबर कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. दोज वर्कर्स हु आर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, दोज वर्कर्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन प्लान, these workers will be known as direct labor. बेटा ऐसे वर्कर जो प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे वर्कर जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इन वर्कर को जो भी रेम्युनरेशन देंगे इसे कहा जाएगा डायरेक्ट लेबर. और डायरेक्ट लेबर को छोड़कर बाकी जितने भी लेबर बच गए इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर. यहां पर भी ध्यान रखिए कि डायरेक्ट लेबर का जो पेमेंट होगा हमेशा ये पर यूनिट बेसिस पर होगा, यानी कि अगर एक पेन बनाने के लिए वर्कर को हम लोग 3 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो 2 पेन बनाने के लिए 6 रुपए देने हैं, 3 पेन बनाने के लिए 9 रुपए देने हैं, 4 पेन बनाने के लिए 12 रुपए देने हैं. बट इनडायरेक्ट लेबर के लिए ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री के जो मेन गेट पर वॉचमैन खड़ा है उसको भी बोले भैया जितने पेन बनेंगे उस हिसाब से तुम्हें सैलरी देंगे और पेन नहीं बनाए तो तुम फ्री में काम करते रहो. ऐसा नहीं होता. तो यहां इनडायरेक्ट लेबर के लिए कंडीशन नहीं होती है, बट डायरेक्ट लेबर के लिए कंडीशन है कि ये हमेशा पर यूनिट बेसिस पर ही इनकर्ड होंगे. अब क्या बच गया? अदर एक्सपेंस. अदर एक्सपेंस का मतलब ऐसे एक्सपेंस जो मटेरियल नहीं है, ऐसे एक्सपेंस जो लेबर नहीं है, वो सारे एक्सपेंस हमने अदर एक्सपेंस पर कवर कर लिए. और हमें क्या करना है? इन अदर एक्सपेंस को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है. कौन कौन सी 2 कैटेगरी है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इन अदर एक्सपेंस को प्रॉपर्ली समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. बड़ा सपोज करिए हम लोग अपनी इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सपोज 4 प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं: पेन, पेंसिल, रबर एंड शार्पनर. और सपोज करिए पेन बनाने के लिए हमारे पास लाइसेंस नहीं है. बिना लाइसेंस के हम लोग पेन बनाकर मार्केट में नहीं बेच पा रहे. तो क्या करें? बेटा हम लोग एक काम करते हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जो ऑलरेडी पेन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, इन इंडस्ट्रीज से जाकर हम लोग कांटेक्ट करते हैं. जैसे कि सेलो, रेनॉल्ड्स, पार्कर, अलग जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी, लक्सर है, कैमलिन है, जितनी भी इंडस्ट्रीज जो आप जानते हैं जो पेन बनाती इंडस्ट्री से जाकर हम लोग कांटेक्ट करते हैं. मैक्सिमम इंडस्ट्री तो हमें मना कर देती है भाई हम अपना नाम आपको यूज में नहीं लेने देंगे. चलिए अल्टीमेटली कैमलिन कंपनी तैयार होती है कि ठीक है आप हमारे नाम से अपने यहाँ पर पेन बना सकते हैं, बट एक कंडीशन है, क्योंकि आप हमारा नाम यूज में ले रहे हैं तो इसके बदले में हमें आपसे रॉयल्टी चाहिए. तो ये पेन बनाने के लिए हमने एक डिसीजन लिया कि हमें रॉयल्टी का पेमेंट करना होगा.
और रॉयल्टी डिसाइड की गई 1 रुपी पर पेन। एक पेन बनाएंगे तो 1 रुपया रॉयल्टी का देना है। माना कि हमने साल भर में 20 लाख पेन बनाए, 20 lakhs पेन वी हैव मैन्युफैक्चर्ड, तो रॉयल्टी का पेमेंट भी कितना हो गया? 20 लाख रुपए। अब आपको ये सोचना है कि रॉयल्टी का एक्सपेंस क्या केवल पेन की कॉस्ट में इंक्लूड करना है या इसे पेंसिल, रबर, शार्पनर सबके लिए चार्ज करना है? तो डेफिनेटली आपका आंसर ये होगा सर, ये एक्सपेंस हमने केवल पेन के लिए इंकर्ड किया, तो दिस एक्सपेंस शुड बी चार्ज टू डायरेक्टली पेन ओनली। तो जब इस पेन की टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो उसमें 1 रुपी पर पेन के हिसाब से रॉयल्टी का एक्सपेंस जो हम इंक्लूड करेंगे, इसे पेंसिल, रबर, शार्पनर के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा, राइट? तो ये रॉयल्टी एक ऐसा एक्सपेंस है जो स्पेशली में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पर यूनिट के बेसिस पर इंकर्ड किया है, तो दिस एक्सपेंस विल बी नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ इस फैक्ट्री का सपोज रेंट हम लोग पे कर रहे हैं 24 लाख रुपीस पर एनम। बताइए ना, क्या ये रेंट केवल और केवल पेन की कॉस्ट में ऐड कर दें या इसे पेंसिल, रबर, शार्पनर सबके लिए चार्ज करना चाहिए? तो ऑब्वियस इस बार आंसर ये होगा सर, इसको तो सबके लिए चार्ज करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेंस स्पेशली हमने पेन के लिए इनकर्ड नहीं किया, इसको तो हमने सबके लिए इनकर्ड किया है। तो ये रेंट हमारे लिए इस बार क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, राइट? इसी में एक छोटा सा पॉइंट हमारे पास आता है कि सपोज करिए हम अपनी पूरी इंडस्ट्री में केवल एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, ओनली 10। अब सोचिए, ये रॉयल्टी हमने किसके लिए दी थी? पेन के लिए। क्या रॉयल्टी वाले डायरेक्ट एक्सपेंस है? बोला सर ऑब्वियस डायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट, जब पूरी इंडस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या ये रेंट भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा? नो। ध्यान रखिए भाई, हम लोग कॉस्ट किसके निकाल रहे हैं? पेन की। रॉयल्टी का पेमेंट किसके लिए किया था? पेन के लिए। तो ये रॉयल्टी का एक्सपेंस हमने स्पेशली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इंकर्ड किया था, दैट्स व्हाई इट वाज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अब बताइए, रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्ट किसके निकाल रहे हैं? पेन की। रेंट किसका पे किया? बोले सर वो तो फैक्ट्री का पे किया। क्या हमने रेंट इस पेन का पे किया? नो, रेंट हमने इस फैक्ट्री प्रीमाइसेस का पे किया था। तो ये रेंट इस पेन के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये हमने इनडायरेक्टली इनकर्ड किया। हालांकि अल्टीमेटली कॉस्ट में तो ऐड करेंगे, बट इसे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। सेकंड थिंग, यहां पर हम लोग रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हैं 1 रुपी पर पेन, ये पर यूनिट बेसिस पर एक्सपेंस हो रहा है, रेंट पर यूनिट बेसिस पे नहीं हो रहा है। वी हैव टू पे लमसम अमाउंट 24 लाख रुपीस पर एनम, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो ही नहीं सकता। मशीन, इस मशीन पर हम लोग ये पेन बना रहे हैं और इस मशीन को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए, और पावर की कॉस्ट है सपोज 2 रुपी पर पेन। अब सोचिए पावर की कॉस्ट के बारे में। पूरी इंडस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, केवल पेन, मशीन पर बन रहा है, मशीन से पेन बना रहे हैं और मशीन को चलाने के लिए चाहिए पावर। तो वेदर द कॉस्ट ऑफ पावर इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बट अगर ये पेन हम लोग बना रहे हैं, कॉस्ट किसकी निकालनी है? पेन की निकालनी है। अब सोचिए पावर किस में लगा, पेन में या मशीन में? तो ऑब्वियस है सर वो तो मशीन में लगा। तो पावर की कॉस्ट पेन के लिए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो ऑब्वियस है सर इनडायरेक्ट है। हालांकि पावर की कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे लग रही है, बट इट इज नॉट स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पेन, दैट्स व्हाई इट इज टू बी कंसीडर्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमेशा 2 पॉइंट याद रखिए। फर्स्ट, द एक्सपेंस शुड बी इनकर्ड स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। Second, the expense should be incurred on per unit basis. Agar both the conditions, if both the conditions are satisfied, then only it will be considered as direct cost, otherwise indirect cost. Is it clear? अगर कोई कॉस्ट स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लगती है और पर यूनिट बेसिस पे लगती है, तभी ये कॉस्ट डायरेक्ट मानी जाएगी, अदरवाइज इसे इनडायरेक्ट माना जाना है। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए, राइट?
तो बेटा हमने अदर एक्सपेंस को भी यहाँ पे क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट अदर एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। हमने एलिमेंट के बेसिस पर टोटल कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस। इनको अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वो मटेरियल है जो इस प्रोडक्ट में ही डायरेक्टली यूज में आया है। लेबर में डायरेक्ट लेबर का मतलब वो वर्कर जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया है। और अदर एक्सपेंस में वो एक्सपेंस जो स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इनकर्ड किए गए हो। तीनों के अंदर एक बात कॉमन है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट बेसिस पर इनकर्ड होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जो स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं, बट इस प्रोडक्शन के लिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो फैसिलिटीज हम लोग यूज में ले रहे हैं, उन फैसिलिटीज के लिए एक्सपेंस हुए हो। ये पर यूनिट बेसिस पे लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो डायरेक्ट नेचर की कॉस्ट है बेटा, ये डायरेक्ट नेचर की कॉस्ट इस प्रोडक्ट के लिए ओरिजिनली इनकर्ड होने वाली कॉस्ट है और इस कॉस्ट को हम लोग नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। ये जितने भी इनडायरेक्ट नेचर की कॉस्ट है बेटा, इन सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम कहलाता है ओवरहेड्स, और इसी को हम लोग ऑन कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। The overheads are also known as on cost। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स और ऑन कॉस्ट तीनों का मतलब सेम ही रहेगा, राइट। तो टोटल कॉस्ट को बेसिकली देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड्स और ऑन कॉस्ट। तो एग्जाम में ध्यान रखिए, ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड का डिफरेंस बताओ, नो। एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, बट एग्जाम में आपको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का नाम ही दिया जाएगा, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं, हम अपनी पूरी इंडस्ट्री को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट। बेटा सबसे पहला डिपार्टमेंट ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसे कि हम लोग फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, जहां मशीनें लगी होगी, वर्कर्स काम करेंगे, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। सेकेंड डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जहां से हम लोग अपनी पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करेंगे। थर्ड डिपार्टमेंट है सेलिंग डिपार्टमेंट, जहां से हम लोग फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। एंड फोर्थ एंड लास्ट डिपार्टमेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, फिनिश गुड्स के बिक जाने के बाद इसे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। बेटा ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, ओवरहेड। इन ओवरहेड को अब हम एक काम करते हैं, इन चार अलग अलग डिपार्टमेंट के बेसिस पर चार डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री के लिए इनकर्ड किए जाएं तो इन्हें कहा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। इफ दीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, then these will be known as administration overheads. If the expenses are incurred for selling department, then the expense will be known as selling overhead। और अगर ये खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के लिए इनकर्ड किए हैं तो इन्हें कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स कैन बी डिवाइडेड according to the different departments into four categories. The first one is factory overheads. These are also known as factory on cost. The second one is administration overheads. The third one is selling overheads. And the last one is distribution overheads. So overheads को हम लोगों ने टोटल चार पार्ट में डिवाइड किया है, चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फैक्ट्री ओवरहेड, इस फैक्ट्री को ही हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम चाहें तो प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल सकते हैं।
फैक्ट्री इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, तो इसे हम चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल सकते हैं, और फैक्ट्री इज ऑल्सो नोन एज वर्कशॉप, तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क्स ओवरहेड भी बोल सकते हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इज योर ऑफिस, तो हम चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऑफिस ओवरहेड भी या ऑफिस ऑन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी यहां पर है। चलिए बेटा, अब अगर ध्यान से देखें तो हमने अपनी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो हमारी इंडस्ट्री में जितने भी एक्सपेंडिचर हम लोग इंकर करेंगे, ये एक्सपेंस इन 5 में से किसी एक हेड में आना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन कुछ एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं और आपको चेक करना है, आपको बताना है कि ये एक्सपेंस किस हेड में आना है। सबसे पहले अगर ये पेन हम लोग अपनी इंडस्ट्री में बनाते हैं तो इस पेन में जो प्लास्टिक और इंक लगा है ये है मटेरियल, और ये मटेरियल इस प्रोडक्ट में डायरेक्टली यूज में आया है, पर यूनिट बेसिस पे आया है, तो ये कौन सा मटेरियल हुआ? डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल किस में आता है? प्राइम कॉस्ट में आता है, राइट। बेटा इस पेन को हमने जिस मशीन पर बनाया उस मशीन में हमने लुब्रिकेंट ऑयल डाला, उस मशीन में हमने स्पेयर पार्ट्स लगाया, ये भी मटेरियल है, बट वो मटेरियल डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है? ओवरहेड का। अब ये चेक करना है कि ये मशीन कौन से डिपार्टमेंट में काम आ रही है, तो अभी ऐसे मशीन का काम आ रही है फैक्ट्री के अंदर, तो ये ओवरहेड कौन सा ओवरहेड कहलाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, राइट। बेटा हमारे यहाँ पर कुछ वर्कर्स, बताइए बेटा वर्कर कहां पर काम करते हैं? फैक्ट्री के अंदर, राइट। तो अगर ये वर्कर प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं और इन्हें पर यूनिट बेसिस पे पेमेंट कर रहा है, तो ये लेबर क्या होगा? डायरेक्ट लेबर होगा। डायरेक्ट लेबर किस में आएगा? प्राइम कॉस्ट में आएगा। चलिए हमारी फैक्ट्री के अंदर एक वॉचमैन है, वॉचमैन प्रोडक्शन का काम नहीं करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट लेबर किस में आएगा? ओवरहेड में। कहां पे काम कर रहा है? फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, किस में आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अगर हमारी फैक्ट्री के अंदर एक इलेक्ट्रीशियन है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेक करता है, प्रोडक्ट नहीं बनाता, तो इस इलेक्ट्रीशियन का सैलरी किधर आएगा? ऑब्वियस है फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। अगर हमने एक सुपरवाइजर को अपॉइंट किया है, सुपरवाइजर खुद प्रोडक्शन नहीं करता है, वो तो सिर्फ चेक करता है, सुपरविजन करता है, बाकी के वर्कर्स को हेल्प चाहिए, मशीनों को हेल्प चाहिए, तो वो सिर्फ वो हेल्पिंग करेगा, तो ये सुपरवाइजर की सैलरी किस में आएगी? फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी। बेटा अगर हमारे ऑफिस के बाहर हमने गार्ड को अपॉइंट किया है, अब ये ऑफिस की चौकीदारी कर रहा है, फैक्ट्री की नहीं कर रहा है, तो इस गार्ड की सैलरी किस में आएगी? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। अगर हमने अपने ऑफिस में एक अकाउंटेंट को रखा है जो अकाउंटिंग का काम कर रहा है, उसकी सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। डायरेक्टर की सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। परचेज मैनेजर की सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। अगर हमने कुछ सेल्समैन रखे हैं जो फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, सेल्समैन की सैलरी किस में आएगी? सेलिंग ओवरहेड में, राइट। अगर हमने अपने एक मोटर व्हीकल रख रखा है जो फिनिश गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए काम आता है, बिक जाने के बाद कस्टमर तक पहुंचाता है, उस मोटर वैन को चलाने वाले ड्राइवर की सैलरी किस में आएगी? तो ऑब्वियस है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगी, राइट। अच्छा उस मोटर वैन में अपन ने पेट्रोल और डीजल भराया, किधर आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा उस मोटर वैन का डेप्रिसिएशन कहां पर आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, राइट। अगर उस मोटर वैन का हमने रिपेयर मेंटेनेंस कराया तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। सेल्समैन जो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो ट्रेवलिंग का खर्चा कहां आएगा? सेलिंग ओवरहेड में। सेल्समैन को हमने कमीशन दिया, कहां आएगा? सेलिंग ओवरहेड में, राइट। अच्छा हमारे ऑफिस में जो फर्नीचर है उसका डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। ऑफिस में जो कंप्यूटर लगे हैं उसका डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। ऑफिस में स्टाफ को हमने कोई पानी पिलाया, चाय पिलाई, नाश्ता कराया, कुछ भी कराया, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। बट ये खर्चे अगर फैक्ट्री के लिए लग रहे हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएंगे, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ये अगर फैक्ट्री के लिए है, मशीनों के लिए, तो ये सभी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। थोड़ा इंडस्ट्री में कोई सा भी एक्सपेंस हो, अब मेरे हिसाब से आप आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि ये एक्सपेंस किस पर्टिकुलर हेड में आने चाहिए, राइट। तो बेसिक कंसेप्ट आपके थोड़े बहुत फंडामेंटल क्लियर होंगे। आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि प्राइम कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड में कौन सा एक्सपेंस आता है, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा एक्सपेंस आता है, राइट। चलिए बातचीत करते हैं। बेटा कॉस्ट को एलिमेंट के बेसिस पर हमने 3
मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस। अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें तो हमें प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट मिलती है, राइट। अगर हम लोग मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर लेंगे तो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट मिलेगी। डायरेक्ट कॉस्ट को क्या नाम दिया? प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या नाम दिया? ओवरहेड। यदि इस प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड को ऐड कर लें तो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट मिलती है। और इन ओवरहेड को हमने अगेन चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अगर प्राइम कॉस्ट और इन चारों ओवरहेड को ऐड कर लें तो हमें प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट मिल जाती है। इज इट क्लियर? राइट। बट यदि इन ओवरहेड्स को भी हम लोग ध्यान से देखें तो इन ओवरहेड में से दो एक्सपेंस तो ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनकर्ड किए जाते हैं और दो एक्सपेंस ऐसे हैं जो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग इनकर्ड करते हैं। बेटा ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में जितना भी खर्चा होगा ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जितना खर्चा है वो भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ही माना जाएगा। बट सेलिंग डिपार्टमेंट का जो खर्चा प्रोडक्ट बनाने का खर्चा नहीं है, ये तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसके लिए एक्सपेंस है। और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का एक्सपेंस तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्ट बिक गया उसके बाद इसे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं। तो ये जो फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं ये एक्सपेंस है प्रोडक्शन एक्सपेंस। बट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सपेंस है ये है पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस। अगर आपसे केवल प्रोडक्शन तक की ही कॉस्ट पूछी जाए, ओनली फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, इस प्राइम कॉस्ट में ओनली फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस ही ऐड करना है। और अगर आपको टोटल कॉस्ट पूछी जाए तो उस केस में आप सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस भी टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, राइट। तो प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं क्या, ओनली फैक्ट्री ओवरहेड्स। और प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दें तो इससे जो कॉस्ट हमें मिलती है इसे नाम देते हैं हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट। बेटा अब इस फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब ये जो कॉस्ट आएगी ये है टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट, इसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये है प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अब इसके बाद ऐड करना है सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो एक काम करते हैं, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को अलग अलग ऐड करने के बजाय दोनों को पहले कंबाइंड सम कर लेते हैं और उसके बाद एक साथ ही यहां पर मेंशन कर देते हैं और इसे कहा जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और ऐड कर दिया जाए तो जो कॉस्ट आएगी इसे कहा जाता है टोटल कॉस्ट, राइट। अब एक बात बताइए, अगर ये पेन हम लोग अपनी इंडस्ट्री में बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमारी टोटल कॉस्ट आती है सपोज 20 रुपीज और मुझे इसमें 5 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो क्या बता सकते हैं कि मेरी सेल प्राइस हम लोग कितनी रखें तो इस पर्टिकुलर पेन के लिए ताकि मुझे 5 रुपीज का प्रॉफिट मिले, तो ऑब्वियसली 25 रुपीज शुड बी सेल प्राइस। तो अगर मैंने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली है तो इस टोटल कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट और ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, सेल्स। तो इसमें मुझे प्रॉफिट और ऐड करना है तो मुझे इसमें मिल जाएगी सेल्स, राइट। बेटा 11th और 12th में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा अगर आपको याद हो, ये था फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज में आपने पढ़ा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। किसी भी ट्रेडिंग कंसर्न के लिए फाइनल अकाउंट के रूप में आप लोग दो अकाउंट तैयार करते हैं, ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेटा यहां पर जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर भी फाइनेंशियल ईयर की कंप्लीट होने पर मैं फाइनल अकाउंट तो प्रिपेयर करने ही होंगे। यहां पर जो फाइनल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे इस फाइनल अकाउंट को एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में प्रिपेयर किया जाएगा और इस स्टेटमेंट को नाम दिया जाता है कॉस्ट
शीट। अब ये कॉस्ट शीट कैसे बनती है? बेटा इस कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा मैंने आपके सामने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखा है। बेटा ये जो स्टेटमेंट मैंने प्रिपेयर किया है, इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंस, इन तीनों का सम क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर और ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट, और इसमें प्रॉफिट अगर ऐड कर दें तो सेल्स आती है। बेटा यही स्टेटमेंट कहलाता है कॉस्ट शीट, राइट? बेटा इस कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने के दौरान आपके बेसिक कांसेप्ट सभी क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि डायरेक्ट मटेरियल का मीनिंग क्या है। व्हिच मटेरियल इज टू बी कंसीडर्ड डायरेक्ट मटेरियल? कौन से मटेरियल को हम लोग डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या है? डायरेक्ट अदर एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस आएंगे? प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कौन से एक्सपेंस आएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे? तो आई होप सो कि आपको ये बेसिक कांसेप्ट एकदम क्लियर हो, आपको ये अच्छे से पता हो कि व्हिच एक्सपेंस इज टू बी कवर्ड अंडर व्हिच हेड। इज इट क्लियर? बेटा ये जो कॉस्ट शीट हम लोगों ने प्रिपेयर किया ना, ये भी अभी तक एक कंप्लीट कॉस्ट शीट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने इस कॉस्ट शीट में स्टॉक का एडजस्टमेंट कहीं पर भी नहीं किया है। तो स्टॉक को कंसीडर करना है तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हमें स्टॉक 3 डिफरेंट स्टेजेस में मिल सकता है। द वन व्हिच इज रॉ मटेरियल, सेकंड वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज WIP, एंड द थर्ड वन इज फिनिश्ड गुड्स। तो रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक को एडजस्ट करके एक कंप्लीट कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, ये टॉपिक हम लोग चलिए बच्चों तो बातचीत करते हैं कंप्लीट कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। कॉस्ट शीट, चलिए इसे भी हटा देते हैं। कॉस्ट शीट को समझने के लिए पहले एक बात करते हैं, हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं ये अपनी एक इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में जिस जगह पर हम लोग रॉ मटेरियल रखते हैं, इस जगह को हम लोग नाम देते हैं स्टोर रूम। इस इंडस्ट्री में जिस जगह पर हम लोग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बेटा ये है अपनी फैक्ट्री, और इस इंडस्ट्री को जिस जगह से हम लोग कंट्रोल करते हैं, ये अपना ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जहां पर हम लोग फिनिश गुड्स को रखेंगे, ये है गोडाउन। बेटा सबसे पहले हम अपने स्टोर रूम से मटेरियल को भेजेंगे कहां पर? फैक्ट्री के अंदर। मशीनें कहां लगी होगी? फैक्ट्री के अंदर। वर्कर कहां काम करेंगे? फैक्ट्री के अंदर। ये वर्कर इन मशीनों की सहायता से इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिनिश गुड्स बनने के बाद कहां आएगा? गोडाउन में। बट एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होगा वो प्रोडक्शन के लिए होगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए होगा। तो पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे भी कॉस्ट में ऐड करने होंगे। फिनिश गुड्स यहाँ पर आएगा, और फिनिश गुड्स को मार्केट में हम लोग क्या करने वाले हैं? सेल करने वाले हैं। इसके लिए आप चाहें तो अपने खुद के शोरूम ओपन कर दीजिए या अपने डीलर बना लीजिए, जैसा भी हो आपको आगे माल को सेल आउट करना है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं इस स्टोर रूम के बारे में। हम लोग इस स्टोर रूम में रखते हैं रॉ मटेरियल, और इस रॉ मटेरियल को स्टोर रूम में कहां बेचने वाले? फैक्ट्री के अंदर बेचने वाले। तो कॉस्ट शीट की स्टार्टिंग करते हैं प्राइम कॉस्ट में। प्राइम कॉस्ट में भी सबसे पहला नंबर हमारे पास आता है, ये है डायरेक्ट मटेरियल। चलिए एक बात बताइए, अगर मैं अपनी इंडस्ट्री में
साल भर में इसे 1 लाख पेन बनाए और हमें इन 1 लाख पेन की कॉस्ट डिटरमाइन करनी है। इन 1 लाख पेन को बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल परचेज किया वर्थ ₹5 लाख, ये रॉ मटेरियल परचेज, 5 लाख रुपीस का मटेरियल परचेज किया। साल भर में हमने 1 लाख पेन बना लिए। ईयर एंड में जब हमने अपने स्टोर रूम को जाकर चेक किया तो मालूम पड़ा कि यहां पर अभी भी हमारे पास रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वर्थ 40,000। तो आप सोचिए कि अगर हमने साल भर में अपने यहां 1 लाख पेन बनाए हैं, इन 1 लाख पेन को बनाने के लिए मटेरियल परचेज किया 5 लाख रुपीस का, इसमें से 40,000 का मटेरियल लास्ट तक प्रोडक्शन में यूज नहीं आया, वो अभी भी स्टिल लाइंग इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर रूम। और अगर हमें अपने 1 लाख पेन की कॉस्ट डिटरमाइन करनी है तो इसके लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी चार्ज करें? 5 लाख और 4 लाख 60,000। तो अब ये आंसर इज 4 लाख 60,000। बट क्वेश्चन ये आता है सर हमने खरीदा तो 5 लाख का था। बोले सर खरीदने से कुछ नहीं होता है, जितना मटेरियल प्रोडक्शन में यूटिलाइज होगा केवल उतना ही अमाउंट हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड करना है। तो टोटल 5 लाख में से अगर 40,000 का मटेरियल यूज नहीं हुआ तो हमने मटेरियल यूटिलाइज कितना किया? ये यूटिलाइज किया अपने 4 लाख 60,000 का। तो यहां पर याद रखिए जो डायरेक्ट मटेरियल हमने लिखा है इसमें हमें परचेजेस से कोई मतलब नहीं, यहां पर हमें चाहिए डायरेक्ट मटेरियल यूटिलाइज, यूजेज या कंज्यूम। तो यहां पर हमें लिखना है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, राइट। बेटा जिस तरीके से इस साल के एंड में कुछ क्लोजिंग स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल का बचा है तो लास्ट ईयर भी तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा जो स्टोर रूम में हमारे पास ओपनिंग में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपीस ऑलरेडी अवेलेबल था। तो 10,000 का मटेरियल स्टॉक में ऑलरेडी था, 5 लाख का हमने परचेज किया। अब स्टॉक में टोटल मटेरियल कितना हो गया? 5 लाख 10,000। इसमें से 40,000 का मटेरियल ईयर एंड तक यूटिलाइज नहीं हो पाया, तो जितना मटेरियल हमने प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज किया उसका वैल्यू कितना हो गया? ऑब्वियस है 4 लाख 70,000। बेटा ये है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और हम यही कह रहे हैं कि कॉस्ट शीट में हम लोगों को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मेंशन करना है, ना कि रॉ मटेरियल परचेज। तो बताइए बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने फाइंड आउट कैसे किया? इसके लिए आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड किया रॉ मटेरियल परचेज और इसमें से लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको मिला रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो यहां पर भी हम लोग यही वर्किंग मेंशन करने वाले हैं। ओपनिंग स्टॉक किसका ओपनिंग स्टॉक है? ये रॉ मटेरियल का, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये अमाउंट कहलाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम। चलिए जितना मटेरियल हमारा कंज्यूम होना था ये अपने फैक्ट्री में आ गया। अब यहां पर ये जो वर्कर्स हैं इन वर्कर्स को प्रोडक्ट को बनाने के बदले में हमें कुछ रेम्यूनरेशन पे करना होता है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट वेजेस। तो इस डायरेक्ट मटेरियल के बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, प्लस इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई रॉयल्टी हम लोगों ने पे की है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमने इनकर किया, इस प्रोडक्ट को हमने कलरिंग कर दिया या और व्हाटएवर जो भी अपने इस प्रोडक्ट के लिए एक्सपेंस किया, ये एक्सपेंस कहलाएंगे डायरेक्ट अदर एक्सपेंस। बताइए ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों का सम क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट, राइट।